अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है ताहिर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25 और नावल की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। रीबा जान, इस तरह क्यों बैठी हो, कपड़े बदलो, अच्छी तरह तैयार होकर नीचे आ जाओ, दोनों चाय पियेंगे। इंशाल्लाह वो आ जाएगा। नेक शुगन करो, इतना ख़राब हुलिया हो रहा है तुम्हारा। चलो उठो, शाबाश। तुम देख ही रही हो आने जाने वालों का भी सिलसिला लगा हुआ है। शहाना इतना कहकर पलटने लगी। मम्मी बात सुने। वो रुक गई। वो एक लड़की आई थी आपसे मिलने, आप सो रही थी, रीबा ने कहा। मुझसे मिलने? कहाँ है अब? क्या नाम है? शहाना बुरी तरह चौंकी थी। नाम तो मैंने नहीं पूछा, कह रही थी अपने बच्चे का पता करने आई हूँ, रीबा ने बताया। बच्चे का पता करने? शहाना की नज़रें झुकी हुई थी। जी यही कह रही थी। मम्मी वो बहुत दुखी लग रही थी, छोटी सी तो है बेचारी। मम्मी उसका बच्चा यहाँ कौन लाएगा? बता रही थी आपने उसे और उसके माँ बाप को रहने के लिए एक फ़्लैट दिया हुआ है। हाँ हाँ, और भी कुछ कह रही थी। शहाना ने घबराकर रीबा की शक्ल देखी। नहीं, बस बच्चा बच्चा किए जा रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शायद बेचारी का ऑपरेशन भी हुआ है। कह रही थी कि पेट कटा है। मम्मी पता नहीं वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, पता नहीं क्या उल्टे सीधे जवाब दे रही थी। पहले शायद वो इधर ही काम करती होगी। और हाँ मम्मी, उसकी एक छोटी बहन भी है। अच्छा होगी, कोई ज़रूरत होगी तो फिर आ जाएगी, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। बस तुम तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह मून आज आ जाएगा। वो तुम्हारे डैडी का लाडला बेटा है। अगवा करने वाले जो मांगेंगे दे देंगे, वो तसल्ली देने के अंदाज में गोया हुई। लेकिन उन्हें अगवा बराए तावान वाले तो लेकर नहीं गए। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। तो फिर मून को उठाने का और क्या मकसद हो सकता है? हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं चल रही। माइंड मत करना, अगर पैसों का लालच ना होता तो तुम्हारे किसी भी भाई को ले जाता, तंग करने की गर्ज से। जाहिर है उसके पास हराम की दौलत है, उसने इन्हीं तरीक़ों से कमाई होगी। उसने खोज लगा ली होगी कि मोहन का बाप क्या कुछ दे सकेगा। बस उसने काम दिखा दिया कि तंग करने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा और दौलत भी हाथ लगेगी। लेकिन ख्वाजा और मज़ाहिर इतनी आसानी से उसका कोई मुतालबा पूरा नहीं करेंगे। चलाएंगे कोई ना कोई चक्कर। हमारी तो गाढ़े पसीने की कमाई है, हराम की थोड़ा ही है। जब मेरी शादी हुई तो तुम्हारे डैडी के पास सिर्फ एक पुर्जा साज फैक्ट्री थी। मेरे वालिद की कपड़े की 2 मिलें थीं जो मेरे बाप ने खून पसीना बहाकर बनाई थी। और ना कभी बिजली चोरी की, ना टैक्स, ना अपने मिल वर्कर्स का खून निचोड़ा। सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल होती थी हमारे वर्कर्स को। हमारी मिल में काम हासिल करने के लिए लोग सिफारिश ढूंढा करते थे, मगर मेरे वालिद रिश्वत, सिफारिश, शार्टकट के कायल नहीं थे। उन्होंने इतनी मेहनत की कि 40 साल की उम्र में उनका सर सफ़ेद हो गया था। बाद में ये मिलें मुझे मिल गईं। फिर ख्वाजा ने भी मेहनत की और मैंने भी। उनसे जो मुनाफा कमाया उससे एक फ़ूड फैक्ट्री और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कायम की। बहुत मेहनत का पैसा है हमारा। लगे हाथों शहाना ने अपनी मलकियत, दौलत, असासों की तफसील भी रीबा के गोश गुजार कर दी। असासों की तफसील ने तो रीबा के होश उड़ा दिए। उफ़, इस कदर दौलत! जब ही तो नौकरानी को पूरा फ्लैट दे दिया। शादी से पहले तो घर में कभी जिक्र नहीं हुआ कि ये इतने दौलतमंद हैं। मैं तो समझ रही थी हाँ बस नॉर्मल खाते पीते लोग हैं, मगर सास साहिबा ने गोया जता भी दिया कि ये सारी दौलत डैडी की नहीं है बल्कि उनके बाप का ज़्यादा हिस्सा है। वो हाँ, सनी तो नज़र नहीं आया, बहुत गैर जिम्मेदार लड़का है। कहा भी था कि आज फैक्ट्री चले जाना, तुम्हारे डैडी आउटडोर बहुत मसरूफ़ रहेंगे। वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। कम अज़ कम भाई की फ़िक्र तो होना चाहिए। अच्छा, तो फिर वो लड़की वापस चली गई थी? वो जाते जाते फिर रुक गई। नहीं, शायद नौकरों के क्वार्टरों की तरफ गई थी, रीबा ने बताया। श्योर? शहाना ने कुछ सोचते हुए कहा। जी वो उसी तरफ जा रही थी, रीबा ने जवाब दिया। शहाना उसे तैयार होने की ताकीद करके वापस नीचे चली गई। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है सर? मोन एक मैगज़ीन में मगन था, चौंक पड़ा। सामने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और रेड स्कार्फ में बड़ा हैंडसम सा बंदा सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। जी नहीं थैंक्स। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझ पर ये अनायतें किस सिलसिले में? वो मैगज़ीन बंद करके सीधा हो गया। भाई आप हमारे ससुरालियों के ख़ास बंदे हैं, बड़ा हक है आपका। आप ख्वाहिश करें तो स्विट्ज़रलैंड का रिटर्न टिकट देकर वहाँ सैर को भी भेज दें। बड़ी अनायत, बहुत मेहरबानी। ऐसी सैर व तफरी तो मैं ख़ुद भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मोहन ने कदरे तल्ख लहजे में जवाब दिया। यकीनन, और वहाँ आप अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ ले जाने के ख्वाहिशमंद होंगे। मेरा भी दिल चाहता है अपनी बेगम को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊँ। वो मुस्कुराया। तो निकल जाएं, कोई रोकता है आपको? मोहन ने उसी लहजे में जवाब दिया। आपके ससुराल वाले नहीं मानते।
आपकी बेगम का मेरे ससुराल से क्या ताल्लुक़? मोहन को ताज्जुब हुआ। आहा, उन्हीं से तो सारे ताल्लुकात हैं। आपने हीर पढ़ी ही है, उसमें एक किरदार कैदों का है। हीर रांझा की मोहब्बत का अज़ली दुश्मन। आपके और मेरे साले साहब सबके सब कैदू हैं। वैसे भी जहाँ सच्चा आशिक होता है वहाँ जालिम समाज लाजमी होता है। पता नहीं आपने कभी इश्क किया या नहीं। अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी लज्जत से महरूम है। औरत को बिस्तर तक ले जाना मर्द के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। औरत का आसानी से मिल जाना भी कोई नामुमकिन बात नहीं। मगर वो औरत जिससे इश्क होता है उसमें सच्चे मोतियों की सी झिलमिलाहट होती है, उसमें से सितारों की सी रोशनियाँ फूटती हैं। इसीलिए वो बाकी औरतों से जुदा नज़र आती है। बगैर इश्क के तो हर औरत एक ही जैसी नज़र आती है, जैसे गला बांध के गले की सारी बकरियाँ। अपनी दिलचस्प मिसाल पर पाशा ने खुद ही एक कहकहा भी लगा दिया था। लाहौल वाला कुव्वत, कहाँ औरत कहाँ बकरियाँ। इश्क की बात करता है, इश्क की नज़ाकत का शऊर नहीं। मोहन ने लाहौल पढ़ी। जिस औरत से मर्द इश्क करता है वो दुनिया की सबसे हसीन औरत होती है, इसलिए उसके सामने दूसरी सब औरतें मांद पड़ जाती हैं। असल में आशिक की रूह में कोई रंग फीका होता है और जिस औरत से उसे इश्क हो जाता है उस औरत में वो रंग बहुत तेज़ होता है। बस उस रंग को अपने अंदर उतारने की ख्वाहिश इश्क है। उसे अपनी रूह में जज्ब करने की तमन्ना का नाम इश्क है। असल में मैंने अपने केस में बहुत गौर किया है। मेरी ज़िंदगी में औरत माले मुफ्त की तरह है। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ बनी ठंडी खुशबुओं में बसी औरत खड़ी है। इतनी ढेर मर मिटने वाली औरतों में घिरकर भी उसी को सोचता हूँ। किसी औरत की सेक्स अपील मुझ पर काम नहीं करती। मेरे अंदर की पुरजोश मर्द को बेदार नहीं कर पाती। इश्क ने मुझे पारसा कर दिया है। तब मैं सोचता हूँ औरत अगर सिर्फ मर्द की ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए है तो ये औरतें क्या बुरी हैं। मगर जब अंदर का मर्द सर्द ही रहता है तो खुलता है कि इश्क क्या होता है, वसाल की तड़प क्या होती है, अनगिनत इंसानों के हजूम में कोई ख़ास क्यों हो जाता है। बासित साहब, इश्क बड़ी ख्वारी मगर एक हकीकत है। उसी इश्क की कार फरमाई है कि आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। वो एक कुर्सी पर बैठ चुका था। मोहन एकटुक उसकी तरफ देख रहा था। इश्क की वजाहत वो भी इतनी रवानी से। वो तो अभी तक उसे अगवा पर आए तावान के गरोह का सरगुना समझ रहा था। आपके इस अफलातूनी इश्क से मेरा क्या ताल्लुक़। अब वो सारी सूरत हाल समझ गया था कि उन्हीं मौसूफ़ की मेहरबानियों के सबब उसकी एमरजेंसी शादी हुई थी और जिस किस्म की रिएक्शन का सबको ख़तरा था वो हो चुका है, यानी उसका अगवा उसी सिलसिले की कड़ी है। उसने फिर भी अनजान बनकर सवाल किया था। ये सारी इसी इश्क की कार फरमाइयाँ हैं। मेरे हमजुल्फ़ बल्कि मेरी जान, वो हमारी माशूका महबूबा मनकूहा को अगवा किए हुए और हमारी दिली कैफियत को समझने से कासिर हैं। बहुत मोहब्बत और शराफत से बात की, नहीं समझते, फिर तो इसी तरह का हल रह जाता है। वो आगे की सींध झुका और सेंटर टेबल पर रखा सिगरेट केस खोला। एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबाई, जेब टटोलकर लाइटर तलाश करने लगा। मगर ये तो गधे के कान ऐंठने वाली बात है, मोहन ने बहुत रसानियत से कहा। खुदा न खास्ता आप गधे हों, हमने आपकी इज़्ज़त अफजाई में कोई कमी की है। वो लाइटर जलाकर सिगरेट सुलगाने लगा। मोहन को उसकी हाजिर जवाबी का ठीक ठीक अंदाज़ा हुआ। मगर कैद में पड़ा इंसान तो खुद को गधा ही समझता है। मोहन ने तरकीब तरकीब जवाब दिया। आप खुद को कैदी ना समझें, हमारा करीबी रिश्तेदार समझे और अपने रिश्तेदारों को भी समझाएं कि जालिम समाज कितना ही जालिम हो मगर हार जाता है। वो काम जो आखिर कल होना है वो आज क्यों ना हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही उनके। उस गरीब की ज़िंदगी अलग तंग की हुई है। हमारे पास होती तो लाइफ एंजॉय कर रही होती। दिन ईद, रात शब बारात होती। हमारे घर में मलिका बनी होती, रोज़ सैर करती, शॉपिंग करती, हमारी मोहब्बत का अमली जायका चख कर निखर गई होती। उस बेचारी का भी सत्यानाश कर दिया है। एक तो वैसे ही धान पान सी है। किस्सा मुख्तसर, आप कतई बेगुनाह हैं, बाकी सब खताकार हैं। उस बेचारी का सत्यानाश असल में उसके अपनों ने किया है, आपका कोई कसूर नहीं। मोहन ने तंजिया कहा। कतई, बिल्कुल। इश्क तो संवारता है। बड़ी कोशिश की संवारने की, मगर बिगाड़ने वाले बाज नहीं आ रहे। एक बार वो काफिर हमें सौंप कर तो देखें, क्या बनाते हैं उसको, दुनिया देख लेगी। मगर जहाँ तक मेरी इत्तला का ताल्लुक़ है, आपकी मनकूहा उन लोगों के पास नहीं जिन पर आपको शक है। मोहन ने कतई अंदाज में कहा। आप भी तो उन्हीं लोगों में से हैं, आपकी इत्तला पर कैसे यकीन किया जा सकता है। वो इस्तेज़ाइया लहजे में कह रहा था। आपकी मर्ज़ी, हम यकीन करने के लिए इसरार नहीं करेंगे। मोहन ने बेनियाजी से कहकर मैगज़ीन दोबारा उठा लिया। वैसे यार, आपके वालिद साहब तो शहर के नामी गिरामी रईसों में शुमार होते हैं, फिर आपकी शादी एक अपर मिडिल क्लास में कैसे हुई। कोई दिलविल का मामला तो नहीं था, यानी हमारी तरह का। वो शरारत से पूछ रहा था। मुझे तो पता नहीं ये इश्क है किस चिड़िया का नाम। मेरे ख्याल में खाली और फारिग जहन की मसरूफियत है ये। मोहन ने भी तंजिया अंदाज में जवाब दिया। हाँ, जो कभी चीचों की मलिया ना गया हो उसे क्या पता ये गांव है, मौजा या कस्बा। फिर इश्क की तौहीन पर क्या बुरा मनाए।
खुदा करे हो जाए आपको भी। वैसे इतनी पारसा जवानी आज के दौर में नायाब सी है। किस गद्दी नशीन से कस्ब फरमाते हैं जनाब। वो मुंह से ढेर सा धुआं निकाल कर गोया हुआ। मोहन खामोश रहा और मैगजीन के वर्क उलटता रहा। अलबत्ता सुई की नोक सी कहीं चुभी थी। बासित साहब, एक लेटर लिख दीजिए मज़ाहिर के नाम, इसलिए कि मैं फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं चाहता। मोहन ने सवालिया नज़रों से उसकी सिमत देखा। उन्हें प्यार से कहिए कि हमारी बेगम हमारे हवाले कर दें, वरना आइंदा हफ्ते तक आप में से बहुत से रिमांड पर होंगे, ब्लैक वारंट निकलेंगे। मैं तो महानूर की वजह से रिश्तेदारी का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ ये मसला आपस में ही तय हो जाए। मिस्टर मज़ाहिर कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनकी जॉब ही ऐसी है कि उनका दिन रात साहब का कानून दानों से पड़ता है। वो इतनी बचकाना हरकत कर ही नहीं सकते कि किसी की कानूनी बीवी को हब्से बेजा में रखें। इसलिए ये पिन अपने दिमाग से निकाल दीजिए ताकि आपको आराम आ जाए और आप पुरसकून होकर इसके अलावा भी कुछ सोच सकें। मोहन का लहजा खासा बदलिहाज और बेमुरव्वत था। इसी तरह धूल झोंकते हैं समझदार सीखे पढ़े लोग। उन्हीं लोगों को मास्टरमाइंड कहलवाने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए कि उन्होंने तरक्की करके बहुत आगे जाना होता है। जितने क्रेडिट मिलेंगे उतनी तरक्कियाँ। आया कुछ अकल शरीफ में। हमारी दिल में बगैर दलील कोई बात नहीं समाती। ये मफरूज़े आप ही की तसल्ली करते हैं, मोहन ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। चलें, हम बेवकूफ़ सही, हम भी लड़की यहीं से बरामद कराएंगे। आप मेडल बनवा कर अभी से रख लें हमारे लिए। उसने गहरा कश लगाया, फिर धुएं के बरगोलों से खेलने लगा। मैं नहीं समझता इतने बड़े मास्टर को मेरे मेडल की ज़रूरत होगी, मोहन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आप अपनी कोशिशें जारी रखें, मैं लेटर लिख देता हूँ मिस्टर मज़ाहिर के नाम। मोहन ने किस्सा को तह किया। मैटर तो आप ही डिक्टेट कराएंगे। श्योर, मगर इन शॉर्ट आप अपने अल्फाज में लिखिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, रात भर जागने पर मजबूर किया जाता है। एक कोठड़ी है जिसमें कोई होल नहीं, पंखा झलने के लिए एक अखबार दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। कोशिश कीजिए कि ख़त पढ़ते हुए उनके आंसू निकल पड़ें। आप समझ रहे हैं ना? आप जितना दर्द भरा ख़त लिखेंगे उतनी जल्दी मसला हल होने का इम्कान है। आप भी जल्द से जल्द अपनी दुल्हन के पास पहुँचेंगे, जिससे वाकई मुझे दिली हमदर्दी है। वैसे बहुत याद आ रही होगी, है ना? वो शरीर अंदाज में मुस्कुराया और नाक से धुआं निकालते हुए झुककर सिगरेट का बुझा हुआ टुकड़ा ऐश ट्रे में मसल दिया। मोहन की नज़रें एक मॉडल की तस्वीर पर जमी हुई थी जो यकदम रीबा लगने लगी। दुल्हन बेचारी को क्या दिया है मैंने? फ़िलहाल एक सोने का पिंजरा। ऐसी ज़िंदगी से भरपूर लड़की जाने क्या क्या सोचा होगा जब दुल्हन बनी होगी। काश मुझे उससे मोहब्बत हो जाए। वो अभी तक एक लड़की है, बीवी क्यों महसूस नहीं हो रही? बहुत ज़्यादती हुई उसके साथ। ज़्यादती का शिकार दूसरी लड़की। दोनों के साथ ज़्यादती की शक्ल अलग अलग। एक के साथ वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था, दूसरी के साथ वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आई एम सॉरी रीबा, मुझे तुमसे ही इश्क हो जाए, इस मिनहाज हुसैन पाशा की ही दुआ कबूल हो जाए। इश्क की गर्मी ही मुझे बहरे मंजमद की तह से बाहर खींच निकाले, वरना उस बेचारी का क्या होगा। आप तो बिल्कुल ही अपनी दुल्हन के तसव्वुर में खो गए। खैर, नई नई शादी है, दुल्हन चीज़ ही ऐसी है। बेचारी हमारी दुल्हन, पाशा ने सर्द आह भरी। मोहन ने एक बेमानी सी नज़र पाशा के चेहरे पर डाली। इस बेचारे की दुल्हन भी बेचारी है। खैर, गम गलत करने के इस दुनिया में बहुत से तरीके हैं। आप कोई शौक़ रखते हैं? रेड लेबल भी मिल सकती है और ब्लैक लेबल भी, इम्पोर्टेड, आला क्वालिटी। वो मानी खैज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। आई एम सॉरी, मुझे खुद को धोखा देने का कोई शौक़ नहीं। ये तो कमज़ोर लोगों के वक्ती सहारे हैं, और वो सहारा ही क्या जो वक्ती हो। हम पायदारी क्वालिटी के साथ कायल हैं। मोहन ने शाहाना बेनियाजी के साथ जवाब दिया था। बहुत खुशी हुई आपके कीमती ख्यालात जानकर। असल में आप जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तो ये गंगा की तरह बहती है। हर दूसरा शख्स इसमें नहाकर पाक साफ़ होता रहता है, इसलिए पूछ लिया था, पाशा ने वजाहत की। खैर, अब ऐसा भी नहीं, मोहन ने तस्लीम करने से इनकार किया। हम इससे भी ऊपर वालों की बात कर रहे थे, ये समझ लें, पाशा ने कहा। अच्छा, आपका मतलब वतन दुश्मन स्मगलर तबका। हाँ, ये क्लास सबसे ज़्यादा अय्याश होती है। मोहन इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ज़ाहिर है हराम कमाई लुटाते हैं, कोई दुख थोड़ा ही होता है, मगर मेरा ताल्लुक़ चोर और अयाश क्लास से हरगिज़ नहीं है। हम मुल्की ख़जाने में पूरा टैक्स जमा कराते हैं। कल को यहाँ सख्त से सख्त मार्शल लॉ भी आया तो हम दूसरे मुल्क नहीं भागेंगे आपकी तरह। हमारी फ़ाइलें हमेशा मुकम्मल होती हैं। उफ़, किस कदर मगरूर हैं आप, पाशा ने बेसाख्ता कहकहा लगाया। वैसे बासित साहब, आप इतने पारसा क्यों हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा थोड़ा तो सब बंदे बशर गुनाहगार होते ही हैं। आप इतने हेड टू टो पारसा कैसे बन गए? किसी ने भी नहीं छेड़ा आपको। असूलन तो आबिद जाहिद भी पारसाओं के ज़ुमरे में नहीं आते। बकौल शायर, अभी से निगाह हूरों पर, कौन जाहिद को पारसा जाने। आप तो उन्हें भी फलांग गए।
फिर तो आपको किसी और सैयारे की मखलूक समझना चाहिए। पाशा बहुत मूड में था। मैंने हरगिज़ अपने आप को पारसा नहीं कहा, आप बहुत गलत समझे। मोहन की आवाज़ और लहजे में अजीब सा दुख था। 100 में पारसाई तो बदतरीन तकब्बुर है। बाज़ औक़ात इस तकब्बुर की सज़ा बहुत सख्त मिलती है। शायद इसका सिलसिला कब्र तक जाता है। लाइए कागज़ कलम, मैं लेटर लिख देता हूँ मज़ाहिर के नाम। तकरीबन सभी लोग मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब होंगे। और वो मासूम सी लड़की। पाशा ने हैरत से लम्हे भर में अंदाज बदल जाने पर मोहन को बगौर देखा था। वो बिला रद्दोकद पाशा से ताउन कर रहा था। तो बेटी, अभी तुम कौन सा कोई कुनबा लिए बैठी हो? रोज़ लतीफ़ाबाद जाना आना कोई मजाक बात नहीं। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम तो अल्लाह कर रहा है। आज वो सुबह की नमाज के बाद दोबारा सोई नहीं, बल्कि उस्तानी का पहना हुआ सूट उतार कर अपना पहना और उस्तानी से लतीफ़ाबाद जाने की इजाज़त चाही। इतनी दूर आना जाना तुमने मजाक समझ लिया? लेकिन खाला जान, ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहुत दूर तक सोचना है, कोई 4 दिन का तो मसला नहीं। यूँ तो पल का भरोसा नहीं होता, मगर इंसान बहुत आगे तक का सोचता ही है। फ़िलहाल तो मेरे पास कुछ जेवर है, 1-2 कमरे बनवा कर एक छोटा सा स्कूल तो मैं यहाँ भी खोल सकती हूँ। लेकिन ये फ़ौरन तो नहीं हो सकेगा। मैं आप पर बार बनकर रहना नहीं चाहती। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अपने स्कूल में मौका दे देंगे। आप मुझे तसल्ली के लिए जाने की इजाज़त दे दीजिए। बस मैं प्रिंसिपल से बात करके फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। फ़ौरन? उस्तानी मुस्कुरा पड़ी। घंटों का सफ़र है बेटी, तुम्हारी आधी तनख्वाह तो किराए में ही खर्च हो जाया करेगी। आधी तो बचेगी ना, वो हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। ना हमने टेलीफोन, बिजली पानी के बिल भरना है, ना घर का किराया देना है, ना टीवी, फ्रिज, कालीन खरीदना है। बस एक पलंग और ख़रीदना है। खूब याद दिलाया तुमने, पलंग के लिए कहा हुआ है। अल्लाह बचाइयो बुन रहा है, शायद आज या कल सुबह पहुंचा देगा। और बताओ, कुछ और तो नहीं चाहिए? उनके होंठों पर बहुत हसीन मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे कह रही हों पलंग के लिए नौकरी करना चाह रही थी। खाने पीने का तो कोई मसला ही नहीं है। खाला जान, मसरूफ़ियत भी तो नेमत है। आप यूँ समझे कि मैं मसरूफ़ होना चाहती हूँ। वो ज़िद होकर बोली। 4-5 घंटे स्कूल में, चंद घंटे आने और जाने के। हाँ, ये कहो मैं तो दूर की वजह से उलझ रही हूँ, और तो कोई बात नहीं। खैर अल्लाह मालिक है, जाओ तुम, अभी तो तुम पता करोगी ना? जी, पता तो खैर कर लिया था और यहाँ का पोस्टल एड्रेस भी दे आई थी। हो सकता है उन्होंने कोई लेटर भेजा हो और मुझे मिला ना हो। बस अपनी तसल्ली के लिए एक मरतबा मिलना चाहती हूँ। सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मसला ही तो नहीं होता, ज़िंदगी में 10 मसले और भी हो सकते हैं। चलो ठीक है, ख्याल से आना जाना। चादर ठीक से ओढ़ लपेट लेना। तन्हा औरत को एहतियात करना चाहिए। शक्ल सूरत अच्छी हो तो और ज़्यादा। पहली चीज़ औरत के चेहरे की कशिश ही है जो मर्द के अंदर के सोए हुए मर्द को जगाती है। यहीं से फितना जागता है। बाज़ औक़ात शहर में होती हूँ तो सोचती हूँ अजीब सूरत हाल है। जो चेहरा जितना ज़्यादा दिलकश है वो उतना ही खुदनुमाई की वहशत का शिकार है। जो आम सी सूरत है उस पर नकाब है। खैर तुम अल्लाह का नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। किराए के लिए ये रख लो। उस्तानी ने कारंस पर सजे कप पिर्च में से एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। पैसे हैं मेरे पास, ये देखें। उसने पर्स खोलकर उनके सामने किया ताकि उन्हें यकीन आ जाए। हैं, ये असली जेवर हैं? उस्तानी ने चौंक कर उसकी सूरत देखी। जी, निकाह के रोज़ पहने थे मैंने, जल्दी में उसी तरह निकल आई थी। चोरी के नहीं हैं, उन लोगों ने खुद मुझे पहनाए थे, यकीन करें। वो खजल सी होकर वजाहत कर रही थी। लाहौल वाला कुआ था, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये चोरी के हैं। मकसद ये कि तुम इतने कीमती जेवरात उठाए उठाए फिर रही हो, यानी फितने के साथ फितना। शाबाश है। ये पाशा के चढ़ाए जेवरात हैं, ये आम जेवर नहीं हो सकता। बेटे, अल्लाह पर भरोसा अच्छी खूबी है, लेकिन ऊँट बांध कर तवक्कुल का हुक्म है। उन्होंने एक मलमल का दुपट्टा संदूक से निकाला और उसे तह किया। लो, इसमें बांधो ये सब, खपाते हो इन्हें कहीं। उसे तो गोया एक अजाब से निजात मिली। उसने झट दुपट्टे पर पर्स उलट दिया। अच्छा, तो ये हैं वो जेवरात जिन्हें बेचकर तुम यहाँ स्कूल बनवाओगी? उनके लहजे में जाने क्या था कि उसने चौंक कर उनकी सूरत देखी। बहुत मानी ख्याज और हल्की मुस्कुराहट से चेहरा रोशन था। यानी वो कबूल नहीं, उसके तहाइफ कबूल हैं। वो हनूज़ मुस्कुरा रही थी। वो मारे शर्मिंदगी के नज़रें ना उठा सकी। खैर अभी तो तुम जाओ, बाद में बात करेंगे इस मौजू पर। उन्होंने अपने मखसूस पुरवकार अंदाज में सिचुएशन कंट्रोल की। स्कूल में उसे बमुश्किल आधा घंटा ही लगा था। प्रिंसिपल ने उसे देखते ही कहा था कि हमने कल ही आपके दिए हुए एड्रेस पर लेटर भेजा है, आप काम कर सकती हैं, बशर्ते ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, माँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 15 दिन के अंदर यहाँ जमा करा दें। डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी भी चल जाएगी, अलबत्ता सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही चाहिए। उसके जहन में ये था कि वो इस काम के लिए सबा को कह देगी फ़ोन पर, बहैसियत दोस्त उस पर भरोसा कर सकती थी। अब जबकि इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था तो उसके लवाजमात भी पूरा करना थे, रिस्क भी लेना था, हिम्मतें भी इकट्ठा करना थी। वो बहुत मुतमईन होकर स्कूल की इमारत से बाहर आई थी। चादर में लिपटी हुई थी, मगर चेहरा खुला हुआ था, इसलिए कि आदत नहीं थी।
وہ پک اپ کی طرف بڑھی تھی جس میں بیٹھ کر اس نے مطلوبہ بس تک پہنچنا تھا۔ اسے سڑک پہلے کراس کرنا تھی۔ وہ گزرتے ٹریفک کو تکنے لگی، تبھی ایک لمبی سیاہ چمکتی ہوئی کار بالکل اس کے قریب رکی تھی۔ انجانے خوف سے اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ بمشکل اس نے نظریں اٹھائیں۔ اگلی جانب صرف فل یونیفارم میں شوفر نظر آیا۔ پچھلی جانب نظر گئی تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مظاہر کسی صوبائی منسٹر کے ساتھ بیٹھے بہت عجیب انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ احساسات خوف کی انتہا پر پہنچ کر یکلخت منجمد ہو گئے۔ ایک سکتے کی سی کیفیت تھی۔ نہ وہ بھاگنے کے قابل تھی، نہ منہ سے آواز نکالنے کے۔ ایک ٹک مظاہر کی صورت دیکھ رہی تھی۔ مظاہر بہت سکون و اطمینان سے دروازہ کھول کر باہر نکلے اور جھک کر چند لمحوں کے لیے منسٹر سے بات کی، پھر اس کی طرف پلٹے۔ منسٹر صاحب دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اتر کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مظاہر نے آگے بڑھ کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بس ان کی صورت دیکھتی رہی۔ جب اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تب انہوں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ وہ یوں کھینچتی گئی جیسے کسی بے روح وجود کو کوئی گھسیٹ رہا ہو۔ مظاہر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور پھر خود بیٹھ گئے۔ منسٹر صاحب گھوم کر آئے اور مظاہر کے برابر میں بیٹھ گئے۔ میری کزن ہوتی ہیں، دماغی توازن درست نہیں ہے، گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں گی، خدا معلوم کہاں پہنچتی، وہ وضاحت کر رہے تھے۔ او ہو، منسٹر صاحب کی آواز میں تعصب تھا۔ مائی گاڈ، یہ تو بالکل ینگ ہے، گھر والوں کو ان کا دھیان رکھنا چاہیے، وہ سندھی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ہاں بس بعض اوقات غفلت ہو جاتی ہے۔ مظاہر گویا ہوئے اور اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگے جو بالکل سپاٹ اور قطعی بے تاثر تھا۔ یہ ادھر حیدرآباد میں ہی ہوتے ہیں؟ منسٹر صاحب نے پوچھا۔ مظاہر کے ذہن نے برق رفتاری سے کام کیا۔ جی جی، اور ادھر گھر میں تو گھنی پریشانی ہوگی۔ انہوں نے بڑی بڑی آنکھیں ماہنور کے سبیز چہرے پر بڑی توجہ سے ٹکائیں۔ مظاہر کا ذہن کہیں اور تھا، وگرنہ منسٹر صاحب کے دیکھنے کے انداز پر ناگواری تو ضرور محسوس ہوتی۔ میں آپ کو آفس ڈراپ کر دیتا ہوں، لنچ پھر کسی دن ہو جائے گا۔ مظاہر گویا جلد سے جلد منسٹر سے پیچھا چھڑا لینا چاہتے تھے۔ خیر ہے یار، زندہ صحبت باقی، آپ کو بھی جلدی ہوگی کہ جلد از جلد کزن کو گھر پہنچائیں۔ واقعی بیچارے بہت پریشان ہوں گے، اب دیکھیے نا آخر۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، یقیناً پھر اس کی ہری بھری جوانی کا خیال آ گیا ہوگا۔ جی جی، امید ہے آپ خیال نہیں کریں گے، مظاہر نے فارمیلٹی پوری کی۔ نہیں نہیں، آپ ایزی فیل کریں، آپ کا مسئلہ تو سیریس ہے۔ ہاں بس آپ مجھے آفس اتار دیں۔ نو پرابلم، وہ بہت کوآپریٹو ہو رہے تھے۔ باقی باتیں آپ سے فون پر ہوں گی، مظاہر نے کہا۔ جی جی بالکل، آپ اپنی کزن کا پراپر علاج کرائیں، آخر عمر پڑی ہے، دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو بیچاری کی شادی وادی بھی ہو جائے گی آخر۔ وہ پھر بولتے بولتے رک گئے۔ مظاہر خاموش رہے۔ اچھا بات بالکل نہیں کرتے؟ منسٹر صاحب پوچھنے لگے۔ کرتی ہے مگر بہت کم، مظاہر نے جواب دیا۔ کرتی بھی ہوگی تو کیا فائدہ، ایک زمین کی کہتی ہوگی ایک آسمان کی، بیچاری۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے مسٹر مظاہر۔ وہ سخت حالت افسوس میں تھے۔ جی اللہ کی مرضی، بندہ کیا کر سکتا ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی تقدیر ہے، مظاہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دینا تھا۔ اسی طرح کی بے معنی لا حاصل گفتگو کے دوران منسٹر صاحب کا آفس آ گیا۔ وہ ہنوز پتھرائی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی۔ منسٹر صاحب کی حیثیت کو مد نظر رکھنا تھا۔ مظاہر نے کار سے اتر کر انہیں خدا حافظ کہا، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ جب تک وہ عمارت میں داخل نہیں ہو گئے وہ اسی طرح کھڑے دیکھتے رہے۔ منسٹر صاحب نے عمارت میں غائب ہونے سے قبل مڑ کر مظاہر کی طرف دیکھا اور انگریزوں کے انداز میں الوداعی ہاتھ فضا میں لہرایا۔ ان کے غائب ہوتے ہی مظاہر نے ایک گہرا سانس لیا اور بیٹھ گئے۔ بیچارہ شوفر بھی حالت انتظار میں تھا۔ اس نے کار کے دروازے بند کیے۔ 2 مرتبہ کی زوردار کھٹاک پر بھی ماہنور کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نہ وہ چونکی۔ مظاہر نے چند لمحوں کے بعد اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ قریب آ تجھے دیکھ لوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ایسے لمحے میں جانے کب کی پڑھی سنی غزل کا ایک مصرع ذہن میں گردش کرنے لگا۔ واقعی ذہنی توازن تو نہیں بگڑ گیا ہے، پہچان تو لیا ہے نا مجھ احمق کو؟ مظاہر کو جانے کیا کیا یاد آنے لگا تو لہجے میں خود بخود غصہ جھلکنے لگا۔ اتنا تماشا تو اس الو کے پٹھے نے نہیں بنایا تھا جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ بہت بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ انسان کسی کا تو خیال کر لے، اتنی بے حس ہو گئی ہو کہ کسی سگے رشتے کا بھی احساس نہیں کر پاتی۔ حد ہو گئی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرامہ کر رہا ہے، حکومت کے ایوانوں میں دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ میڈم لطیف آباد کی سڑکوں پر ٹہل رہی ہیں، یعنی اس وقت اپنے آپ کو عظیم ترین جگد محسوس کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ خیال تو آتا تھا کہ وہ ہمیں آخر پریشان کیوں کر رہا ہے جبکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا ہے۔ پھر یہ خیال آتا کہ شاید پرانے بدلے بھی ساتھ ساتھ چکانے کا موڈ ہے، جب اعتبار کیا تھا تو پورا کرتی، انوالو کیوں کیا تھا؟ حد ہوتی ہے یار بے وقوفی کی۔ وہ جھلا کر بولے جا رہے تھے۔ وہ اسی طرح ساکت و صامت بیٹھی جیسے ہماتن گوش تھی، حالانکہ سماعتوں میں صرف الفاظ کا شور تھا، معنی سمجھ سے بالا تر تھے۔ اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر مظاہر نے بھی جیسے اسے مزید لان تان کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔
लग्जरी कार जिसमें पेट में पड़ा पानी न हिले, सुबह रफ्तारी से आगे बढ़ती रही। खासी देर तक कार की अंदरूनी फिजा में मुकम्मल सकूत तारी रहा। बज़ाहिर के चेहरे से लगता था वो ज़बरदस्त ज़हनी खलफिशार का शिकार है। तभी उन्होंने शोफर को मुखातिब किया। खादिम हुसैन, कराची में अभी घर नहीं जाना, पहले पीसी चलना है। पीसी में तकरीबन 1 घंटा रुकूंगा। मर्ज़ी है तुम्हारी, वेट करो या अपना कोई काम करके 1 घंटे बाद वापस आ जाना, ठीक है? जी सर। 1 घंटा का मतलब 1 घंटा होता है खादिम हुसैन, उन्होंने मज़ीद ताकीद की। जी सर, खादिम हुसैन ने फिर कहा। बज़ाहिर ने गर्दन मोड़कर उसकी जानिब नज़र की, तभी उनकी आंखों में तशवीश की लहर झलकने लगी। उन्होंने उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रखी, मगर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। यह सरासीमगी का असर इतना गालिब था कि कुछ और महसूस ही नहीं हो सकता था। उन्होंने फिर उसका चेहरा देखा। महानूर, मेरी आवाज़ सुन रही हो? महानूर की पुतलियों में हरकत हुई। बगैर किसी जुम्बिश के उसने मज़ाहिर की जानिब देखा था। जब हौसला नहीं है तो इतने बड़े बड़े काम सर क्यों ले रही हो? उनके लहजे में गुस्सा, नाराज़गी, झंझलाहट वाज़ेह थी। महानूर एक टुक बगैर पलक झपकाए बस उनकी तरफ देखती रही। तुम्हारी पे दर पे की हमाकतों ने सबकी ज़िंदगी अजाब करके रखती है, वो मज़ीद गोया हुए। तो निकल आई हूँ सबकी ज़िंदगियों से। आखिरकार चुप ख़त्म हुई। हाँ, जैसे निकल आने के बाद सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी हंसते खेलते फिर शुरू कर दी होगी। जो कुछ हुआ वो पानी पर नक्श था, लहर आई और मिट गई। ख़ानदान के एक एक फ़र्द का सुकून हराम हो चुका है, रोगी हो गए हैं सब। मज़ाहिर की बरहमी इंतहा को छूने लगी। मगर मैं इन मुसीबतों की अकेली ज़िम्मेदार नहीं हूँ, वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली। हाँ, हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं, तुम्हें किसी गहरे गार में क्यों नहीं छुपाया? वो चिढ़कर बोले। वो खामोश रही। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो खासी देर बाद गोया हुई। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपनी सी कर चुकी, बस अब खामोश रहो और जो हम कर रहे हैं करने दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नौकोट हर सूरत पहुंचना है, उसने कतई अंदाज में कहा। क्यों, वहाँ क्या किसी मज़ार पर बैठी हो? मज़ाहिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, उसने जवाबन उसी तरह धीमी आवाज़ में कहा। वहाँ कौन है? मज़ाहिर के जहन में अंदेशे सरसराए। पाशा, बस वही है मेरा सब कुछ, और मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना, बल्कि मेरी यादाश्त ख़त्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी पहले क्या थी, कौन मेरा था कौन गैर, मैं किसकी बेटी हूँ, कौन मेरा रिश्तेदार है, बल्कि था। मुझे कुछ याद नहीं और मैं आपको भी नहीं जानती, वो सपाट लहजे में कहती रही। पाशा को भी नहीं जानती? एक तमस्खराना मुस्कुराहट की लहर ने उनके होंठों को छुआ। कौन पाशा? वो इतना कहकर खिड़की से बाहर देखने लगी। एक खौफनाक किस्म का दरिंदा होता है, भटक कर जंगल से शहर आ गया है। शहर में खासी परेशानी है, वो तंज़ो तमस्खर से कहकर खुद भी खिड़की से बाहर देखने लगे। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद कराची शहर के आसार नजर आने लगे। वो चौंकी और मुड़कर मज़ाहिर की तरफ देखने लगी। मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे नौकोट जाना है, उस्तानी परेशान हो रही होंगी, वो बोली। कौन उस्तानी? मज़ाहिर ने हैरत से पूछा। हैं कोई खिजर सूरत और अब मेरा सब कुछ, वो फ़िक्रमंद लहजे में कह रही थी। तुम उनके पास रह रही हो? मज़ाहिर ने पूछा। हाँ, और उन्हीं के पास रहूँगी। अब कोई भी मुझ पर जबर नहीं कर सकता, इसलिए कि सारी दुनिया में बस अब उनसे ही ताल्लुक़ है। वो मेरी दोस्त, माँ, रहनुमा सब कुछ हैं। मेरे सारे रिश्ते अब उनसे ही हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। पहले क्यों नहीं बताया? अब तो हम कराची पहुँच चुके हैं। मज़ाहिर सोच में पड़ गए थे। मुझे क्या पता था, मैं तो खुद हैदराबाद समझ रही थी। उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप मुझे हैदराबाद वाली बस में बिठा दें, बस वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। उनकी तबीयत की इतनी फ़िक्र है, और जो तुम्हारे माँ बाप, कह तो दिया कि कोई नहीं है मेरा, मुझे पिछला कुछ याद नहीं। उसने तेज़ी से मज़ाहिर की बात काट दी। ये उस्तानी कहाँ से दरियाफ्त हुई हैं? मज़ाहिर का अंदाज़ हनूज़ तमस्खराना था। एहतराम से जिक्र कीजिए उनका, वो कोई आम या मामूली खातून नहीं है, उसने भी तल्ख लहजे में जवाब दिया। यानी किस्सा मुख्तसर के उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का मोहतरमा कसद फरमा चुकी हैं, और दुनिया से उनके रुखसत होने के बाद उनकी गद्दी संभालने का अगला प्रोग्राम है। वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है, बहुत उम्दा प्रोग्राम है। और वो इस कदर जी शऊर आलमा फाजला होने के बावजूद एक कम उम्र लड़की के गलत इकदाम की हौसला अफजाई कर रही हैं। कोई गलत कदम नहीं उठाया मैंने। इस दुनिया में सब रिश्ते धोखा हैं। अपने हिस्से की धूप में नंगे सर नंगे पाँव तन्हा ही चलना होता है, तो फिर भीड़ में क्यों चलें, अकेले क्यों ना चलें? ख्वामखा रिश्तों के एहसान अपनी जान पर क्यों उठाएं? वो जहर जहर लहजे में फुनकार रही थी। तो फिर किसी जजीरे में खैमा लगाकर बैठ गई होती। उस्तानी से भी तो बहरहाल इंसानियत का रिश्ता है, इस रिश्ते का भी तो कुछ बोझ होगा। उनके पास क्यों हो, छोड़ो उन्हें भी। मज़ाहिर ने बददस्तूर लहजा बरहम रखा। उन्हें भी छोड़ दूंगी, उनसे जंगल में भेड़ियों से बच रहने का हुनर सीख रही हूँ। मज़ाहिर की एक अबरू कदरे ऊंची हुई, आंखें पूरी खुली और उसके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने कुछ सोचा और मसलहतन खामोशी इख्तियार की। दोनों जानिब गहरी खामोशी थी। कुछ वक्त गुजरा, 2.25 घंटे का सफ़र तमाम हुआ। गाड़ी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के पार्किंग एरिया में दाखिल हो गई।
آپ کو یہاں کوئی کام ہے؟ اس نے پوچھا۔ خفگی کا تاثر ہنوز تھا۔ مظاہر نے صرف ہنکارا بھرا، البتہ اوسان بحال ہو چکے تھے۔ اترو۔ شوفر مظاہر کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا اور اب اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ اسے پتھر کی طرح جمع ہوا دیکھ کر مظاہر نے اسے اترنے کو کہا تھا۔ آپ اپنا کام کر کے آ جائیں، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ بگڑ کر کہہ رہی تھی۔ یہ گاڑی لے کر جا رہا ہے، گھنٹے بعد واپس آئے گا، مظاہر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت ان کے مزاج میں برہمی کے ساتھ ساتھ حیرت کا عنصر بھی غالب تھا۔ یہ وہ ماہنور نہیں تھی جسے وہ اس کے بچپن سے جانتے تھے، وہ یکسر بدل چکی تھی۔ خود اعتمادی اور فیصلہ کن فطرت اس کی شخصیت کا حصہ محسوس ہو رہی تھی، سب سے بڑھ کر اس کا اجنبی سا رویہ جس میں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ ماہنور بادل ناخواستہ گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ان کے ہم قدم ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ ایسی جگہوں پر آنا جانا رہتا ہے، حکومتی عہدیداران کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جبھی تو مزاج کا یہ حال ہے کہ 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا ہے۔ اس نے ہوٹل کے چہاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ مظاہر ریسیپشن کی جانب بڑھے۔ سلیو لیس شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس خوبصورت چمکتے چہرے والی ریسیپشنسٹ سے جھک کر آہستگی سے کچھ کہنے لگے۔ ماہنور ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی۔ مظاہر کیا بات کر رہے تھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک رجسٹر کھولا اور اندراج کرنے لگی، پھر پلٹ کر ایک چابی اتاری اور مظاہر کو تھما دی اور رجسٹر مظاہر کے سامنے کر دیا۔ مظاہر نے تیزی سے دستخط کیے اور سیدھے ہو کر مسکرا کر جانے کیا کہا، پھر اس کی طرف پلٹے اور اشارے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ قدرے الجھتی ہوئی سخت بیزاری کے انداز میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اسے لے کر لفٹ میں آ گئے۔ لفٹ میں ان کے علاوہ 3 حضرات اور بھی تھے۔ وہ خواہش کے باوجود مظاہر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ لفٹ رکی، مظاہر کے ہمراہ وہ اور ان تینوں میں سے ایک صاحب لفٹ سے باہر آئے۔ مظاہر بغیر رکے ایک طرف چل پڑے اور ایک کمرے کے سامنے رک گئے جس کے دروازے پر 213 نمبر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ مظاہر نے سوئچ دبایا، کمرے میں بڑی خوابناک سی روشنی پھیل گئی۔ نہایت صاف ستھرا کمرہ جس میں ضرورت کی ہر شے نظر آئی۔ سونے کے لیے خوبصورت دبیز بستر، ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے الگ نشست کارنر، چھوٹا سا فریج، ریموٹ کے ساتھ ٹی وی، ٹیلی فون، بہت خوبصورت چھوٹی سی دنیا۔ یہی خیال آیا تھا اس کے ذہن میں۔ بیٹھو، انہوں نے پلٹ کر اسے کہا اور وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نوکوٹ میں میرا انتظار ہو رہا ہوگا، وہ پریشان ہو جائیں گی، وہ بہت غصے سے کہہ رہی تھی۔ تم مجھے وہاں کا ایڈریس بتاؤ، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ حیدرآباد، وہاں سے آدمی جا کر نوکوٹ میسج دے آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آرام سے بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور اس سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گئے۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، میری سب سے بات چیت ختم ہو چکی، میرا کسی سے کوئی تعلق ہے، نہ رشتہ، نہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہے نہ دینا، نہ مجھے مدد کی ضرورت ہے نہ تحفظ کی، بس آپ مجھے حیدرآباد جانے والی بس یا ٹرین تک پہنچا دیں۔ مجھے اب دنیا میں صرف انہی خاتون سے دلچسپی ہے جو میری سب کچھ ہیں، ماں، باپ، بہن، بھائی، استاد، رہنما۔ میں ابھی فون کر دیتا ہوں، مجھے ایڈریس بتاؤ، ہمارا آدمی 1-1.5 گھنٹے تک وہاں پہنچ کر میسج دے دے گا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم بھی ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان درختوں پر نہیں اگتے کہ پتوں کی طرح ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر جائیں، کہنے سے رشتے ختم نہیں ہو جاتے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری اس بہادری سے ہم سب لوگ کس عذاب میں گھر چکے ہیں؟ میرا تو خیال تھا کہ شاید تم اقدام خودکشی سے گزر چکی ہو۔ آج لطیفہ آباد میں تمہیں سڑک کنارے کھڑے دیکھا تو پہلا دھیان یہی آیا کہ تمہاری روح بھٹکتی پھر رہی ہے، کیونکہ حقیقت میں تم سے اتنی بہادری کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تو بس آپ یہی سمجھ لیں کہ میں خودکشی کر کے مر چکی ہوں۔ جب کہیں مجھے دیکھے تو یہی فرض کریں کہ میری بھٹکی ہوئی روح ہے۔ اس نے مظاہر کی بات کاٹ کر نہایت بے مروتی سے کہا۔ ہم گھاس کھاتے ہیں، ہم فرض کر لیں۔ مظاہر کو بھی غصہ آ گیا، پھر خود پر قابو پا کر قدرے پرسکون لہجے میں پوچھنے لگے، ناشتہ کیا تھا صبح؟ اللہ کا شکر ہے، ناشتہ کھانا سب ملتا ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ مظاہر نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ بغور دیکھا، پھر اس کے لب و لہجے کی تبدیلی کو بڑی گہرائی سے محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، نہ تعلق رکھو ہم سب سے، میں تمہیں نوکوٹ پہنچا دوں گا، مگر پہلے تم میرے چند سوالات کا جواب دو۔ ماہنور خاموش رہی، گویا سوالات کرنے کی اجازت دی۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاشا سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ ماہنور کا دل یکدم بھر آیا۔ پھر پاشا؟ اف، یہ میری روح کا ناسور۔ اس نے مظاہر کی طرف دیکھا اور فوراً ہی نظریں جھکا لی۔ کیا واقعی وہ نکاح ہوا تھا؟ جی، کچھ اسی طرح کا کام ہوا تو ہے، اس نے جیسے بہت دکھ سے کہا۔ مظاہر کو یوں محسوس ہوا دل کہیں نیچے پاتال میں اترا ہو۔ واضح جواب دو، کیا نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے تم نے؟ مظاہر کی آواز بہت آہستہ تھی۔ جی، ماہنور نے بلا تکلف جواب دیا۔ مظاہر نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چند لمحے کو کچھ سوچا۔ اس نے نکاح کے لیے تم پر ہر طرح کا حربہ آزمایا ہوگا، دستخط کرانے کے لیے اس نے تمہیں یقیناً کوئی دھمکی دی ہوگی۔ کیا تھی وہ دھمکی؟ ماہنور خاموش رہی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ مظاہر اس کی خاموشی سے چڑ گئے۔
اس نے مجھے کوئی دھمکی نہیں دی، وہ بہت پرسکون انداز میں بولی۔ ریوالور دکھایا ہوگا؟ مظاہر نے پھر سوال کیا۔ نہیں، اس نے فوراً انکار کیا۔ مظاہر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نکاح کے وقت کتنے لوگ موجود تھے؟ مظاہر نے پوچھا۔ بہت لوگ تھے، اس نے پھر بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ مہمان یا گھر کے افراد؟ مظاہر کے غبارے کی اچھی خاصی ہوا نکل چکی تھی۔ مہمان بہت تھے، گھر کے افراد سے زیادہ، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ مظاہر نے گہرا سانس لے کر چیئر کی بیک سے پشت ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ تم نے زبردستی کے نکاح پر کس قسم کا احتجاج کیا تھا؟ وہ خاصی دیر سوچنے کے بعد بولے۔ کوئی احتجاج نہیں کیا، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ مظاہر نے یوں اس کا چہرہ دیکھا جیسے انہیں اس کی دماغی صحت پر شک ہو۔ یعنی تم نے مکمل رضامندی سے یہ نکاح پڑھوایا ہے؟ ان کے لہجے میں پھر تلخی جھلکنے لگی۔ بالکل مکمل رضامندی سے، وہ جیسے ان کی جان چلانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ تو اتنا لمبا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اس کا پروپوزل آیا تھا اس وقت منہ سی کر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ اس وقت کیوں نہیں بولی ہم خود تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے، اتنی ذلتوں سے نہ گزرتے اور جن عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ ہم پر نہ آتے؟ وہ شدید برہم ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماہ نور پر ان کی برہمی کا مطلق اثر نہ ہوا، بیٹھی پاؤں سے کارپٹ مسلتی رہی۔ جب اتنی خوشی سے اسے قبول کر لیا تھا تو پھر اسے چھوڑ کر ادھر ادھر منہ چھپاتی کیوں پھر رہی ہو؟ وہ اس کے نزدیک آ کھڑے ہوئے۔ مرضی ہے میری، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ بے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ مظاہر کو یوں محسوس ہوا کہ قوت برداشت ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ ہم پوچھنے والے احمق ہیں، ہماری حماقت ہمارا تعارف ہے، اور ہم احمق اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مہربانیوں سے اس نے ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ اس کا خیال ہے ہم نے آپ کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ خاندان کا ایک ایک فرد سکون کے سانس کو ترس گیا ہے۔ سب لوگوں کو کام سے کھو دیا ہے آپ نے۔ بس مجھے انہی سوالات کے جواب چاہیے تھے، کیونکہ تم نے اعتراف کیا ہے کہ تمہارا نکاح تمہاری رضامندی سے ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم تمہیں اسے گھر میں بسنے سے روکے رکھیں۔ میں ابھی اسے اطلاع کرتا ہوں کہ وہ اپنی امانت پی سی کے روم نمبر 213 سے لے جائے آ کر۔ مظاہر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر رہا تھا، وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ آپ پلیز مجھے حیدرآباد جانے دیں، میں ان تمام خدمات کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ مزید اس سعادت سے فیض یاب ہونے کی ہمت ہے نہ اہلیت، مجھے معاف کر دیجیے اور پلیز مجھے جانے دیجیے۔ مظاہر نے اسے یوں دیکھا جیسے خون کے گھونٹ پی رہے ہوں۔ ایسی کی تیسی پہنچاتا ہوں تمہیں حیدرآباد۔ واقعی تمہیں تو سیدھا پاگل خانے پہنچانا چاہیے، اور وہاں بہت مشہور پاگل خانہ موجود ہے۔ وہ فون کی طرف بڑھے اور کوئی نمبر ڈائل کر کے بڑی روانی سے انگریزی میں بات کرنے لگے۔ نہ اس نے توجہ دی، نہ کچھ سمجھ میں آیا۔ دوسرے ان کی آواز بھی بہت دھیمی تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر مڑے، وہ ان کی پشت کی طرف بے دھیانی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹے تو اس نے ناراض انداز میں نظریں دیوار پر لگی خوبصورت پینٹنگ پر جما دیں۔ مظاہر بیڈ پر دراز ہو گئے۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، ایک کال کا انتظار ہے، اس کے بعد تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ زندگی عذاب بنا کر رکھتی ہے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے بڑبڑا رہے تھے۔ جب نکل گئی ہوں آپ کی زندگیوں سے تو کیوں گھسیٹ رہے ہیں پھر؟ وہ بری طرح بگڑ کر بولی۔ اچھا تمیز سے بات کرو اور آرام سے بیٹھو، انہوں نے جواباً جھاڑ پلائی۔ پتہ نہیں کون سی استانی کے پاس پہنچے جنہوں نے بات کرنے کا سلیقہ تمیز سب کچھ بھلا دیا ہے۔ وہ پھر بڑبڑا رہے تھے۔ میں خود ایسی ہو گئی ہوں، وہ کسی کو غلط بات نہیں سکھاتی، اس نے فوراً استانی کی حمایت میں کہا۔ مظاہر خاموش رہے اور اس طرح لیٹے رہے کہ دیکھنے والا سمجھتا سو رہے ہیں۔ وہ خاصی دیر خود سے الجھتی رہی، اپنے نصیب کو کوستی رہی کہ کون گھڑی وہ سڑک پر آ گئی تھی۔ ہاں پتہ بتا دو انہیں، یہ میسج دیں گے تاکہ وہ اکلوتا ٹھکانہ بھی کھو دوں۔ وہ مظاہر کی طرف دیکھ دیکھ کر سلگتی رہی۔ ابھی انہوں نے فون کہاں کیا تھا؟ کہیں امی اور ابا جان کو تو نہیں بلوا لیا؟ بھلا منہ ہے میرا کہ ان کا سامنا کر سکوں؟ میں تو فرض کر چکی ہوں کہ میں ان کے لیے مر چکی ہوں۔ خیر وہ آ بھی گئے تو میں ان کے ساتھ تو نہیں جاؤں گی۔ جب اعتماد و یقین کے رشتے نہیں تو بے معنی ہیں خون کے رشتے۔ اور پھر یہ وہ منہ تو نہیں جو کسی کی طرف کر کے عزت و وقار سے بات کی جائے۔ وہ سر ہی کٹ گیا جس پر خاندانی چادر کا آنچل تھا۔ استانی نے مجھے تاکید بھی کی تھی کہ چہرہ ڈھانپنا، پتہ نہیں مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی۔ دوسرے شہر میں ہونے سے ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے جو رکشہ ٹیکسی کی طرح پلین میں بیٹھتے ہیں، چند گھنٹوں کے سفر سے ملک بدل جاتے ہیں، یہ تو محض دوسرا شہر ہے۔ اف اگر ان کی جگہ وہ پاشا ٹکرا جاتا، مائی گاڈ، اسے یوں جھرجھری آئی جیسے کسی خونخوار درندے کا خیال کر لیا ہو۔ مظاہر بھائی پلیز میری بات سنیں، مجھے ہر صورت استانی کے پاس پہنچنا ہے، وہ بہت فکر مند ہو جائیں گی۔ یہ تو طے ہے نہ کہ میں نہ پاشا کے پاس جاؤں گی نہ والدین کے گھر، اب وہی میرا ٹھکانہ ہے اور استانی عائشہ سے ہی میرے سارے رشتے ناتے ہیں۔ خود ہی طے کر لو، خود ہی فرض کر لو، بس اب میرا مزید کچھ سننے کا موڈ نہیں، منہ بند رکھنا۔ میں پتہ پوچھ رہا ہوں بے وقوف لڑکی جو تم آدھا بتا بھی چکی ہو، اپنی دانست میں خفیہ رکھ رہی ہو۔ وہ نو کوٹ ہے، نیو یارک نہیں کہ بندہ ادھر ادھر خوار ہو جائے۔ حد ہو گئی بے وقوفی کی۔ تم سے پہلے پہنچ جائے گا تمہارا میسج اس ادھورے پتے پر بھی۔ ہاں تلاش میں کچھ دیر ہو جائے گی۔
पता बता दो जो आधा बता चुकी हो, अभी दूर हो जाती है तुम्हारी परेशानी, बल्कि उस्तानी की परेशानी। वो सर पर हाथ धरे गुमसुम बैठी रह गई। या अल्लाह, अकल की तकसीम के वक्त क्या मैं नहा रही थी कि एमरजेंसी में भी नहीं आ सकती थी। उसने खुद को लानत मलामत करना शुरू कर दिया। तकरीबन 40-45 मिनट तो गुजर चुके थे दोनों को उस कमरे में। इसी दौरान दरवाजे पर बहुत आहिस्तगी से दस्तक हुई। मज़ाहिर यूँ उठे जैसे किसी की आमद के शिद्दत से मुंतज़िर हो। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका, आने वाले से मुख्तसर बात की और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ देखा। मैं जा रहा हूँ, मेरे आने तक यहीं रुकना है। पहली बात तो ये कि मुझे तुम्हारी बताई हुई किसी बात का एतबार नहीं। इसके बावजूद ये उस्तानी वाली बात पर थोड़ा सा यकीन कर रहा हूँ। पता समझा दो, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। मैं नहीं रुकूंगी। उसका खून खौल उठा कैद के एहसास से। बाहर गार्ड खड़ा है और होटल वाले बगैर बिल अदा किए तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ तो क्या एड्रेस है उस्तानी का? महानूर आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखती रह गई। फिर जाल, फिर कैद। वो ख़ास नौकोट में है या आसपास की किसी और छोटी आबादी में? मेरा मतलब है गोठ वगैरह। महानूर यकदम ध्यान से बाहर निकली और उनकी तरफ पुश्त करके भराई आवाज़ में उस्तानी का पता बताने लगी। वो खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। उसे वाकई उस्तानी का बहुत ख्याल था। इतना लगाव चंद रोज़ में, उसे खुद हैरत हुई। कैसी जादू असर शख्सियत है, कितना सुकून है उस कुर्ब में, जैसे कोई दुखियारा सारी दुनिया से मायूस होकर किसी मोहब्बत में पहुँचे सुकून और करार की तलाश में। मज़ाहिर पता नोट करके बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। वो कुछ देर उसी तरह खड़ी रही, कुछ सोचती रही। फिर यकीन करने की गर्ज से थोड़ा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। वाकई वहाँ एक बंदा खड़ा था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और आंखें भी एहसाब बुरी तरह टूटने लगे। चंद लम्हों में उसने खुद को बरसों का बीमार और नातवा महसूस किया। ये नुस्खा भिजवाया है बादशाह सलामत ने तुम्हारे नाम। तुम तो कहते थे कि वो रात तक वापस आ जाएगा। वो बहुत ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए घर आए थे और आते ही बड़ी अम्मा ने एक ब्राउन लिफाफा उन्हें थमा दिया था। उनके चेहरे पर शदीद किस्म की तशवीश लिफाफे में रखे कागज़ से पहले पढ़ी जा सकती थी। लिफाफा बंद था, अलबत्ता उस पर भेजने वाले का नाम दर्ज था। एक लम्हे को मज़ाहिर की पेशानी पर भी बल पड़ गए थे। उन्होंने बिला ताख़ीर लिफाफा चाक किया, पर्चा खोला। वहाँ मौन की तहरीर थी। वो जल्दी जल्दी सतूर पर नज़र दौड़ाने लगे। ओछा कम ज़र्फ। उन्होंने दांत पीसते हुए पर्चा तय करके ब्राउन लिफाफे में वापस रख दिया और लिफाफा अपनी पैंट की जेब में रख लिया। कोई फ़िक्र की बात नहीं बड़ी अम्मा, मून का ख़त है, वो खैरियत से है। उसने लिखा है उसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो उसे उस वक्त तक अपने पास रखेगा जब तक हम महानूर उसके हवाले ना कर दें। अरे तो तुम हल्फ क्यों नहीं उठा लेते कि वो हमारे पास नहीं है? क्या उसमें इतना भी ईमान नहीं कि हल्फ का एतबार कर ले? बताओ, बच्चे ने कुओं में बांस तो डलवा दिए हैं, रिस्क रोज़ी दाव पे लगा के ढूंढता फिर रहा है। अरे पाशा, खुदा तुझे समझे, हमारा दिमाग ख़राब नहीं जो उसे यकीन दिलाने के लिए हल्फ उठाते फिरें। हम इसके बगैर भी उसका दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। आप इत्मीनान रखें। मून हमारी पहुंच से दूर नहीं, वो किसी भी वक्त घर पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे रात को देर हो जाएगी, आप सो जाइएगा। बड़ी नई बात बोले तुम, सुबहान अल्लाह, जैसे रोज़ तो दोनों वक्त मिलते ही घर पे होते हो। बड़ी अम्मा, मैं गलत सोहबत में नहीं बैठता, ना ही आवारा गर्दी करता हूँ। वो उछलत भरे अंदाज में बड़ी अम्मा को यकीन दिलाने लगे। बड़ी अम्मा कुर्बान जाए अपने लाल पर। बेटे, मैं ये कब कहती हूँ, शहर के हालात की वजह से फ़िक्र रहती है। बड़ी अम्मा ने मज़ाहिर का चेहरा दोनों हाथों में लेकर पेशानी चूम ली। अल्लाह मेरे बच्चे को नज़र बद से बचाए। दूसरे उस नामुराद की तरफ से भी अजीब अजीब वहम सताते रहते हैं। मुझे अपने बच्चों पर पूरा एतमाद है, ऐसी बात कभी दिल में ना लाना। मज़ाहिर के अंदर नामालूम किस्म के कुछ अलाव दहक रहे थे। बड़ी अम्मा की मोहब्बतों की फुहार ने कुछ आँच कम कर दी तो ज़हनी तनाव भी कम होने लगा। बड़ी अम्मा, मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मून आज रात तक घर आ जाए। मुझे सबसे ज़्यादा रीबा की फ़िक्र है। उसकी उम्र बहुत कम है और उसके पास इतनी समझ भी नहीं कि वो खुद को समझा सके, बहला सके। मुझे उम्र भर अफसोस रहेगा कि उसकी शादी रिवायती तरीके से ना हो सकी। यकीनन उसने बहुत कुछ महसूस किया होगा। बहरहाल मून बहुत अच्छा है, वो रीबा का बहुत ख्याल रखेगा। शायद वो ये सब जो रीबा के साथ हुआ भुला दे। रीबा को इतनी खुशियाँ मिलें कि उसे कोई नागवारी याद ही ना रहे। वो हमारी बहुत प्यारी सी गुड़िया है। हम उसकी खुशियों की खातिर जान भी दे सकते हैं, इसलिए कि हमारी बहन बहुत मज़लूम है। वो तो हम पर बहुत हक़ रखती है। बड़ी अम्मा, मैं उसकी हंसी के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। मज़ाहिर ने बोलते बोलते शिद्दत जज़्ब से निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। बड़ी अम्मा ने बेइख्तियार अपना सर मज़ाहिर के सीने पर रख दिया और अपने बाजुओं में उनका वजूद समेट लिया। फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मज़ाहिर उनकी पुश्त पर हाथ फेरने लगे। तुम ठीक बोले, मगर मज़लूम तो तुम सब हो बेटे। जो तुम्हारे साथ हुआ दुश्मन के साथ ना हो, मगर इसे तकदीर का लिखा कहेंगे मेरे बच्चे। वो बिलक बिलक कर कह रही थी। मज़ाहिर की आंखों में सुर्खी आ गई, फिर नमी भी आ गई। मैं जाता हूँ बड़ी अम्मा, आप यहाँ बैठकर कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। हाँ बेटे, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। वो आंखें पोंछने लगी। चांद भाई घर पर हैं? उन्होंने चलते चलते पूछा। नहीं, चांद और दुल्हन रीबा के पास गए हैं।
अच्छा हुआ वो रीबा के पास चले गए। मज़हर और इजहार को भी भेज दीजिए, उसने कभी इतनी बड़ी परेशानी देखी नहीं, अकेले में घबरा रही होगी। मैं तो उसे ससुराल भेजने के हक़ में नहीं था, मगर शाहाना आंटी का इसरार देख कर मना नहीं कर सका। चांद भाई भी ठीक है, मगर आप मज़हर और इजहार को भेज दीजिए, वो उनकी मौजूदगी में ज़्यादा अच्छा महसूस करती है, वो उसे बहला लेंगे। ठीक है, भेज दूँगी, तुम जाओ और खैर की खबर लाओ। या अल्लाह, हम कहाँ हैं इस लायक के आजमाए जाएँ, हमारे हाल पर रहम कर दे। मज़ाहिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। बड़ी अम्मा तख्त पर बैठ गई और अपनी दूधिया तस्वीर उठा ली। शाहाना ड्राइंग रूम में हमदर्दों के जम्मे गफ़ीर में बैठी थी। चांद और तानिया अभी अभी वापस हुए थे। दिल बहुत परेशान और बेकरार सा था। मोन के साथ गुजरी शब एक ख्वाब सा महसूस हो रही थी, फिर तो उसकी सूरत ही नहीं देखी। दिल को अजीब सा दुख था। वो मेहमानों से आंख बचाकर बाहर आ गई। लॉन में बरकी रोशनियाँ बहुत हल्की थी। वह चप्पल उतारकर घास पर टहलने लगी। वसी रकबे पर लॉन क्या एक बाग था, फूलों फलों से आरास्ता और हल्की सी रोशनियों में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो टहलते टहलते कोठी का ऊपरी हिस्सा देखने लगी, फिर बाएं जानिब बनी एनेक्सी पर नज़र पड़ गई, जो कोठी से अलग हिस्सा दिखाई दे रही थी। वो गौर करने लगी कि यह हिस्सा घर में ही शामिल है या बराबर वालों का है। आज सुबह से लेकर शाम तक वह ऊपर नीचे पूरी कोठी घूम चुकी थी। इस पोर्शन के लिए रास्ता किधर से है, वो तवज्जो करने लगी। ज़्यादा देर ना लगी तलाश में। लोहे का खूबसूरत सफ़ेद पॉलिश वाला जीना नज़र आ गया। एनेक्सी के बैरूनी हिस्से में सिर्फ एक ट्यूब रोशन थी और नज़र आने वाली सारी खिड़कियां बंद थीं। वो टहलती हुई जीने की तरफ बढ़ी और बहुत दबे पांव जीना तय किया। ऊपर आई तो दरवाजे भी सब बंद थे, एक खिड़की के शीशे रोशन थे। अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया था। क्या कोठी का ये हिस्सा आबाद है? नौकरों के क्वार्टरों तक के मरहले तो वो तय कर चुकी थी। उसने रोशन शीशों वाली खिड़की से बराबर वाला दरवाज़ा बजा दिया अंगूठी से। कौन? एक औरत की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलिए। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया था। ऑरेंज चिकन का सूट पहने एक पक्के रंग की मोटी सी औरत सामने थी। सलाम जी। औरत ने रीबा के सरापे पर तायराना नज़र डालते हुए सलाम किया। रीबा ने गर्दन को हल्का सा खम दिया और अंदर कमरे में दाखिल हो गई। आप कौन हैं बीबी? मैं पहचानी नहीं आपको, औरत ने दरवाज़ा बंद करते हुए बहुत उलझन भरे अंदाज में कहा। मैं ख्वाजा साहब की बहू हूँ, रीबा कमरे में यूं ही नज़र दौड़ाते हुए बोली। अच्छा, बेगम साहबा की बहू, अभी शादी हुई है ना उनके बेटे की? बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। आए बैठे। औरत ने फिदवियाना अंदाज में नशिस्त पेश की। नहीं, बस वैसे ही इधर आ गया था, मेरा मतलब है आ गई थी। आप रेंट पर होती हैं इधर? उसने वापसी के इरादे से रुख मोड़कर सवाल किया। जी क्या मतलब? वो उलझी। मेरा मतलब है किराए पर होती हैं, रीबा ने वजाहत की। नहीं जी, हमारे को तो इधर काम करने की तनख्वाह मिलती है। अच्छा, तुम काम करती हो, तुम्हें कोठी में देखा नहीं असल में। रीबा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं कोठी में काम नहीं करती, इधर ही काम करती हूँ, औरत ने जवाब दिया। इधर क्या काम होता है? कोई रहता है इधर? रीबा को ताज्जुब हुआ। औरत चंद सानिया खामोश रही। आप तो बेगम साहबा की बहू हो, आपसे क्या छुपाना। इधर मैं एक बच्चे की देखभाल करती हूँ। बच्चे की? किसका बच्चा? रीबा हैरान हुई। आप किसी को बोलना नहीं, मेरी बहन ने सख्ती से मना किया है। ये बच्चा बेगम साहबा की नौकरानी को हुआ है बड़े ऑपरेशन से। तो मम्मी क्यों पाल रही हैं? उसे उसकी माँ क्यों नहीं रखती? रीबा जाना भूलकर तफसील पूछने लगी। एक नौखैज सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, जो इस कोठी में अपना बच्चा पूछती आई थी। रीबा की निगाहों में उलझन का तासुर था। इस बच्चे का बाप का नहीं पता, नाजायज़ है। तो मम्मी को क्या? इसकी माँ तो है, इस बेचारी से बच्चा क्यों ले लिया? रीबा अपने मखसूस अखड़ लहजे में बोली। किसी माँ से उसका बच्चा तो नहीं लेना चाहिए। रीबा उदास हो गई। और फिर ये बेचारा बच्चा, इसका तो बाप भी नहीं है। रीबा की आंखों में नमी आ गई। बाप तो खैर है दुल्हन बेगम, पर खबर नहीं कौन है, किधर है। पता नहीं ऐसे लोगों का दिल कैसा होता है, अपनी औलाद की उनको कभी याद नहीं सताती। हम 6 बहनें हैं दुल्हन बेगम, एक ही भाई है, मगर हमारे बाबूजी, हम अपने वालिद को बाबूजी बोलते हैं। औरत ने रुक कर वजाहत की। हमारे बाबूजी अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं कि इतना इकलौते बेटे को नहीं करते थे। डाक खाने में काम करते थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था, मगर मजाल है जो कभी बेटियों को बोझ समझा हो। ज़्यादा आमदनी के लिए शाम को किसी दुकान पर भी बैठते थे। रात को 10-11 बजे घर आते और जब तक हम सब बहनों को पास बिठाकर 2-4 बातें ना कर लेते सोते नहीं थे। हमें देख देख कर बहुत खुश होते थे। एक गरीब आदमी जिसने 6 बेटियां ब्याहना थी, कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा। हमेशा सर पर हाथ रखकर दुआ दी। बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें। पता नहीं इस तरह के बच्चों के बाप क्या अलग किस्म की मिट्टी से बनते हैं, कैसे दिल होते हैं। आखिर बंदा जब गलत काम करता है तो अंजाम भी पता होता है। तो इस बेचारे बच्चे की माँ तो तड़प रही है, तो उससे क्यों छीन रहे हैं? रीबा औरत की तफसील से उकता कर बोली। ये बच्चा नहीं है, बच्ची है, बेटी है दुल्हन बेगम, औरत ने बताया। ओह, रीबा को यह जानकर मज़ीद दुख हुआ।
बच्चे माँ के बगैर उदास होते हैं, वो कभी सचमुच खुश नहीं होते। हर ख़ास खुशी के मौका पर तो माँ बहुत याद आती है, चाहे उसे देखा भी ना हो। वो बच्चे के होश में आने से पहले ही मर गई हो। रीबा का लहजा भीग गया। और जब कोई दुख मिलता है तो और ज़्यादा याद आती है। जब उसकी माँ है तो इसे बच्चे से दूर रखना बहुत ज़्यादती है। मैं भी कहूँगी मम्मी से और तुम भी कहना। यकीन करो दोनों को बहुत सवाब मिलेगा। बच्ची कहाँ है, मैं उसे देख लूँ? उसने एकदम इश्तियाक जाहिर किया। क्यों नहीं, आइए, अभी दूध पिलाकर सुलाया है बराबर वाले कमरे में। औरत उसे लेकर कमरे से बाहर आई। उफ, इतनी सी बच्ची को तुमने अकेला लिटाया हुआ है। अगर वो डर कर रो पड़ी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? रीबा ने नागवारी से कहा। आवाज़ आ जाती है, ये दरवाज़ा खुला होता है ना? औरत चोर सी होकर कहने लगी। कहाँ खुला होता है? जब मैं आई तो बंद था। रीबा ने उसका झूठ पकड़ा। मैं इधर ही होती हूँ दुल्हन बेगम, नमाज़ पढ़ने आ जाती हूँ उधर। वहीं पढ़ लिया करो नमाज, इतनी छोटी सी तो है अभी। रीबा ने उसकी बात काट कर कहा। औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा। वो खामोशी से रीबा को लिए साथ वाले कमरे में आ गई। ग्रीन नाइट बल्ब की रोशनी में सामने ही काट में लेटी बच्ची नज़र आ गई। रीबा बड़े इश्तियाक से आगे बढ़ी। छोटी सी नाजुक से नैन नक्श वाली बच्ची गहरी नींद सो रही थी। माशाअल्लाह, कितनी क्यूट है। रीबा के चेहरे पर अलवही खुशी ने चिरागा सा कर दिया। इसकी माँ को बस इसके पास ले आओ, अल्लाह करे ये कभी ना रोए। अल्लाह मियाँ इसे इसका बाप भी मिल जाए। मोस्ट लकी होते हैं वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। रीबा ने बच्ची के रुखसार छुए। दुल्हन बेगम, हद करती हैं आप। इसका बाप भला कैसे आ सकता है? वो तो चोर है। हाँ, अगर अल्लाह उसके दिल में नेकी डाल दे और वो इस बच्ची की माँ से निकाह कर ले तो वाकई इस बच्ची को माँ और बाप दोनों मिल सकते हैं। तो तुम इस बच्ची की माँ से पूछती क्यों नहीं कि इसका बाप कहाँ है? अगर तुम पता कर लो तो मैं अक्का जान को भेज दूँगी उसके पास। वो तो उसको बता देंगे अच्छी तरह कि अपने बच्चों को इस तरह छोड़ते हैं अकेला। औरत ने गोया अपना सर पीट लिया। ये अक्का जान कौन है? औरत ने पूछा। मेरे बड़े भाई हैं, रीबा ने बेनियाजी से जवाब दिया। पुलिस वाले हैं? औरत बड़ी मुतासिर नज़र आई। पुलिस तो खुद उनके पास हाजिरी लगाती है, रीबा ने बड़े मगरूर स्टाइल में जवाब दिया। अच्छा, क्या वज़ीर हैं? पुलिस की हाजिरी पर औरत यहीं तक पहुंच सकती थी। खैर, वज़ीर तो नहीं है, इसलिए कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। वज़ीरों से अपने काम करा लेते हैं। रीबा ने फिर बेनियाजी से जवाब दिया। आप बड़े लोग हैं बेगम साहबा, ऐसे वैसे घर की लड़की को तो बहू नहीं बना सकती थी। औरत बेपनाह मुतासिर होकर बोली। मेरे मामू का भी एक मसला है। औरत को अपने मसाइल याद आने लगे। अभी मामू वामू को छोड़ो, अभी इस बच्ची का मसला हल करना है। तुम अपना काम बाद में बताना। रीबा ने झुककर बच्ची के रुखसार को छूकर कहा। दुल्हन बेगम, आप बुरा मत मानना, ऐसे मसले भी कभी हल हुए हैं। अभी आपकी उम्र थोड़ी है और हम गुजार चुके हैं। क्यों हल नहीं होते ऐसे मसले? मसला कोई भी हो, मेहनत करने से हल हो सकता है। रीबा ने नाक चढ़ाकर जवाब दिया। मैं अक्का जान से ज़रूर बात करूँगी। बेगम साहबा भी गुस्से होंगी, वो नहीं चाहती इस बच्ची का किसी को पता लगे। औरत कदरे खौफज़दा नजर आई। ये क्या बात हुई? अगर ये बच्ची अपने पेरेंट्स के पास रहे तो मम्मी को क्या एतराज़ हो सकता है? उन्हें तो खुश होना चाहिए। रीबा ने उलझन भरी नज़रों से औरत को देखा। औरत अपनी हद महसूस करके खामोश हो रही। तुम बताओ, क्या ये खुशी की बात नहीं? रीबा ने अपनी बात से इत्तफाक चाहा। शायद तुम सोच रही होगी इस तरह तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, मगर फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं और कोशिश करूँगी। रीबा ने गोया उसको मुस्तकबिल की ज़मानत मुहैया की। ये बात नहीं है दुल्हन बेगम, रोज़ी रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। अब मैं इतनी परेशान थी, बहुत तंगी थी, रात को नींद नहीं आती थी। भरा कुनबा है, 3 वक्त नहीं तो 2 वक्त तो खाने को चाहिए। बहुत रोना आता था। बस मेरी बहन जरीना अचानक पहुँच गई। बोली, बेगम साहिबा को एक औरत की ज़रूरत है, एक छोटी बच्ची की देखभाल करना है। मैं तो भागी आई। घर में राशन डलवाया, बच्चों ने पेट भर रोटी खाई, दिल से दुआ निकली। ये रास्ता भी अल्लाह ने दिखाया था, आगे भी अल्लाह मालिक है। आपकी सोच बहुत अच्छी है दुल्हन बेगम, मगर इस दुनिया में ऐसा होता नहीं। बे औलाद दर बदर धक्के खाते हैं, पीरों फ़कीरों के आस्थाने पर हाजिरियाँ देते हैं, हकीमों डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, मज़ारों पर रातें गुजारते हैं, दीन ईमान दाव पर लगा देते हैं इस औलाद की खातिर, फिर भी झोली खाली। और इस तरह के बच्चे जैसे खेल बताशों की तरह बट रहे हैं। माँ दुनिया के खौफ से दिल पर पत्थर कर लेती है और बाप तो मानने से ही इनकारी होता है। नाजायज़ बच्चे की माँ से सफ़ा कह देता है, क्या पता किसका है। छी छी, कितने गंदे जहन के होते हैं मर्द, रीबा ने कराहियत से कहा। सब नहीं दुल्हन बेगम, चोर मर्द जो अंधियारे में हाथ साफ करते हैं। इसी दुनिया में ऐसे मर्द भी होते हैं जिनकी बीवी मर जाती है तो औलाद की खातिर दूसरी औरत घर में नहीं लाते कि पता नहीं बच्चों की माँ बन सके या नहीं। उन पे भी जवानी होती है मगर औलाद की खातिर कुर्बानी देते हैं। इस दुनिया में हर रंग का बंदा है। अब आपके मियाँ की जरीना बहुत तारीफ़ करती है कि पैसा इस घर में पानी की तरह बहता है, मगर किसी गलत रास्ते पर नहीं है। बाप का हाथ बटाते हैं, किसी से फालतू बात नहीं करते, नौकरों के साथ हमदर्द हैं, और भी जाने क्या क्या कहती है।
अब ये आपकी किस्मत है, इतने ऊंचे घर का नेक शरीफ बंदा आपको मिला है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, आप कुनबे की बहारें देखें। रीबा जाने किस ध्यान में खो गई थी। शायद अब वो अपने बेडरूम में जाए तो मोहन वहाँ बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसका दिल धड़क उठा। अक्का जान और डैडी तो यही कह रहे थे कि वो आज रात तक इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। उसने एक मरतबा फिर बच्ची को प्यार किया और बोली, कितनी प्यारी है, अगर ये अपने पेरेंट्स के पास होती तो वो इससे खेलते और खुश होते। औरत ने अपना सर थाम लिया था। उसे बता देना अगर आइंदा कोठी में कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, बड़ी आई बच्चे वाली, बेगैरत को शर्म नहीं आई। मगर इन लोगों के पास गैरत होती कहाँ है, एक रोटी के लिए बेच खाते हैं। इतनी हिम्मत उसकी कि मुझसे बच्चे का पूछने आई। कह देना आइंदा उस काले मुंह के साथ इधर रुख ना करें। अच्छा घर, अच्छा खाने पहनने को मिला तो बराबरी ही करने लगी, बेहया। सरीना खामोश बैठी सुनती रही। और क्या बक रही थी, वो जाते जाते फिर पलटी। कहती थी मैं खुद पाल लूँगी, गोठ चली जाऊँगी लेकर। सरीना ने डरते डरते बताया। हाँ, पढ़ी निकाह पढ़वा कर माँ बनी है। माँ कहती थी 12-13 बरस की है। ये बातें 12-13 बरस की बच्ची की हैं। चाहे लोग 100 साल के हो जाते हैं और नन्हे बने रहते हैं। उम्रों का हिसाब ज़लज़ले, बारिशों, तूफ़ानों और हुक्मरानों के नामों से करते रहते हैं। माँ बनी है, हाँ, बेहया बेगैरत। उसकी माँ को तो अभी तक माँ का मतलब नहीं मालूम। 200 रुपये लेकर बच्चियाँ बेआसरा करके चलती बनी। इन लोगों को क्या पता कि माँ क्या होती है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ये 12-13 बरस की नन्ही आई हैं बच्चा लेने। आइंदा नज़र ना आए कोठी में, वरना मैं तुझे भी पूछूंगी। उसके मर्द को पता चल गया तो 4 चोट की तो वही मारेगा पहले। बेगम साहिबा की कार्रवाई तो बाद की बात होगी। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी, नहीं आएगी वो यहाँ। सरीना ने तसल्ली दी। और उसकी माँ से कहना अभी तक फ्लैट में पड़ाव किस खुशी में डाला हुआ है, जब कह दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर अपने गोठ वापस चली जाओ। बस बहुत ऐश हो गए, बल्कि हराम खोरी। अब अपने घर का रास्ता देखो। बताओ मेरी बहू को जाने क्या क्या कह गई, क्या सोचती होगी वो। आई थी माँ बनकर। हाँ, ये लो 500 रुपये उसकी माँ को दे देना और कह देना भूल जाएं अब इस घर को। वो अपनी साड़ी का आंचल दुरुस्त करती क्वार्टर से बाहर चली गई।